हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अध्यादेश विवाद ऑर्डिनेंस का इशू है और ये लगातार सवाल उठता जा रहा है। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लगातार चर्चा में है। सवाल है कि सवाल को लिया क्यों जा रहा है, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर या आपको ऐसे भी इस बात को समझना चाहिए कि आखिर ये इशू है क्या। शुरू से ही आप जानते हो कि अरविंद केजरीवाल यानी जो दिल्ली सरकार है उनका, वहां के कोई भी एलजी जो भी एलजी रहे हैं उनका, और मोदी जी का यानी केंद्र सरकार का लगातार एक टसल रहा है। यहां पे कुछ टर्म्स आएंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको काम आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये विवाद क्या है एक्चुअली। और एक और चीज, तो हुआ क्या, ऑर्डिनेंस को लेकर जो अभी चल रहा है डिस्प्यूट, तो ये इसके पहले अलग अलग मैटर पे ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी है। इस बार मामला फंस गया सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट। अब एलजी एक तरह से बाहर है, इनको जो कहा जाएगा वो करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच मामला फंस गया और दिल्ली सरकार उसके बीच में, जैसे हमेशा होती है वैसे है। सवाल है कि ये जो ऑर्डिनेंस का मामला है वो है क्या, ये कंट्रोवर्सी क्या है। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी क्या है। आप सिंपल सी बात है कि ये पहली बार नहीं है, मैंने इसके पहले भी कई बार कहा है कि ये पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह की कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हो चुकी है। इस बार की जो कंट्रोवर्सी है वो दानिश को लेकर, वहां पे जो ग्रुप ए के ऑफिसर हैं उनके ट्रांसफर को लेकर है। एक्चुअली केंद्र सरकार का इनके ट्रांसफर के ऊपर केंद्र सरकार कंट्रोल चाहती है। दिल्ली सरकार का मानना यह है कि सरकार यहां लोगों के द्वारा चुनी गई है, चूंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो चूंकि यहां पे सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई है, इसीलिए दानिश के जो भी ऑफिसर है ग्रुप ए के, उनके ट्रांसफर का राइट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर राइट हमारे पास होना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। इसके लिए प्रॉपर जो है एक ट्रिब्यूनल भी बना, अभी हम लोग देखेंगे। तो उसको लेकर एक विवाद हुआ, और जब वो विवाद हुआ तो इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। दिल्ली सरकार कह रही कि चूंकि सरकार हमारे द्वारा चुना गया है, ये सरकार लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे हमें इनके ऊपर हमें अथॉरिटी होनी चाहिए एटलीस्ट ट्रांसफर की। सेंट्रल सरकार का कुछ अलग तर्क है, उनका कहना है कि नहीं, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, और दिल्ली सरकार का जो शासन चलाने का, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है, और चूंकि दिल्ली सेंटर में है और उस पर सबका अधिकार है, इसीलिए ये राइट उनको नहीं मिलना चाहिए। अंतिम राइट किसके पास होना चाहिए? अंतिम राइट होना चाहिए उपराज्यपाल के पास, जिसको लेकर हमेशा विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या किया, बाद में ये मैटर चला गया कोर्ट में। 2019 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सपोर्ट कर दिया इस मामले में, और उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रांसफर करने का राइट, ज्वाइनिंग का राइट नहीं उनका, लेकिन ट्रांसफर करने का राइट इनके पास होना चाहिए। और जब ये बात उठा, क्योंकि इसमें एक कमेटी बनी है, तो पहले इसको देखते हैं। जब ये बात उठी तो दिल्ली सरकार को लगा कि हम जीत गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी है, वो है ऑर्डिनेंस की। अब ये ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को बदल दिए हैं, फिर से पुराने वाले ढर्रे पे उसको लाया गया है। जबकि केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए पिटीशन डाल दिया है। तो केजरीवाल साहब का कहना यह है कि भैया, जब रिव्यू के लिए पिटीशन डाल ही दिए हो तो फिर ऑर्डिनेंस क्यों लेके आ गए? बात सही है कि जब आपने रिव्यू के लिए पिटीशन डाल दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू के बाद जो होगा सो होगा ना। रिव्यू के लिए डाल दिया और जो आप चाह रहे हो उसी को लेकर ऑर्डिनेंस लेके आ गए। ये लेके मामला यहां पे पूरा फंस गया है। ठीक है, मामला यहां पे फंस गया है। अब यहां हुआ है क्या, एक ट्रिब्यूनल बनी है। ठीक है, एक ट्रिब्यूनल बनाई गई है जहां पे दानिश के जो ग्रुप ए के ऑफिसर हैं, जिसके अंदर दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली की जो सिविल सर्विसेज वो आती है यूपीएससी के थ्रू, उसके अंदर वैकेंसी आती है। यूपीएससी की जो वैकेंसी होती है उसमें ये भी होता है। ठीक है, तो वहां पे जब कैडर मिलता है तो दानिश भी मिल सकता है वहां पे। अब यहां पे होता क्या है कि अभी हुआ क्या है, एक्चुअली एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल और उपराज्यपाल के बीच में मैटर फंस गया है। सवाल है दिल्ली में जो ट्रिब्यूनल बनाया गया उसमें और इनके बीच में मैटर क्यों फंसा?
ट्रिब्यूनल में जबकि दिल्ली सरकार के ही लोग हैं। जैसे जो ट्रिब्यूनल बना है उसके अंदर 3 मेंबर है। एक खुद दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री होंगे, यानी अभी अरविंद केजरीवाल हैं। दूसरा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव होंगे, और तीसरा दिल्ली के होम चीफ सेक्रेटरी यानी गृह मुख्य सचिव। ये 3 लोग होंगे, यानी मुख्यमंत्री साहब होंगे, 2 सचिव उसके अंदर होंगे, और जो हेड होगा उस ट्रिब्यूनल का वो सीएम होंगे दिल्ली के, क्योंकि सीएम हायर अथॉरिटी है तो वही होंगे अध्यक्ष। अब ये फैसला लेगी कि किस ऑफिसर को कहां भेजना है, ये लेने का राइट उनके पास होगा। लेकिन जो ऑर्डिनेंस लाया गया इसमें राइट उसके पास होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार क्या चाह रही थी? केंद्र सरकार चाह रही थी कि अगर ये जब मोहर लग जाएगा इस ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो वो किसके पास जाएगा साइन होने के लिए? क्योंकि बिना गवर्नर के साइन के तो होगा नहीं, वो जाएगा गवर्नर के पास साइन होने के लिए। यहां पे ही दिक्कत है। केजरीवाल का कहना है या यहां पे ट्रिब्यूनल का ये है कि हमने जिस पे मोहर लगा दिया और स्टेट की तरह यहां के गवर्नर उसको साइन कर देंगे और उनका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार जो ऑर्डिनेंस लेके आई उसके अंदर एक्चुअली यही प्रोविजन किया गया कि इस ट्रिब्यूनल के द्वारा जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो लिस्ट यदि गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, यानी बदलाव के लिए भेज सकते हैं। और उसके बाद भी यदि डिफरेंस रहता है यानी मतभेद बना रहता है तो जो गवर्नर का डिसीजन है वही अंतिम डिसीजन होगा। यानी एक ही साथ उस ट्रिब्यूनल के राइट को फिर केंद्र सरकार ने खींच लिया, क्योंकि फिर केंद्र सरकार जो चाहेगी वही होगा एक तरह से, और राज्यपाल का जो सीट है वो फिर से विवाद में आ गया। तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल और अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का है मैटर वो यहां फंस गया। अब ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर 2019 से ही है। 2019 में जब ये मैटर पहुंचा ना तो वहां पे डबल बेंच, अभी हम लोग इन सबको लास्ट में देखेंगे, डबल बेंच में ये मैटर गया। जब डबल बेंच में गया तो वहां पे जस्टिस सिकरी साहब थे और अशोक भूषण थे। तो जस्टिस सिकरी जो थे उन्होंने दिल्ली सरकार के फेवर में बात कही। उन्होंने कहा जो डायरेक्टर स्तर का पोस्ट होता है, जो निदेशक स्तर तक का पोस्ट होता है, उसकी नियुक्ति दिल्ली सरकार को, मतलब उस पर राइट दिल्ली सरकार का होना चाहिए और दिल्ली सरकार उस पर नियुक्ति कर सकती है। लेकिन अशोक भूषण साहब ने कहा कि नहीं, ये दिल्ली सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक विशेष उनको दर्जा दिया गया है, तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। इसीलिए ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो लास्ट राइट है, अंतिम राइट है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होना चाहिए, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होना चाहिए। ये मामला फंसा। जब ये मामला फंस गया, यानी डबल बेंच था, एक तरफ भूषण साहब थे, एक तरफ सिकरी साहब थे, दोनों का डिसीजन अलग चला गया। जब दोनों का डिसीजन अलग चला गया तो फिर वहां पे तो टाई की स्थिति हो गई। तब समझ में आया कि मामला और पेचीदा हो गया है, तो इसको अब किसको भेजा गया? कॉन्स्टिट्यूशन पीठ को। कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ बेंच क्या होता है, संवैधानिक पीठ क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ में गया और उनका डिसीजन आया है 11 मई 2023 को, ठीक है। अब यहां पे कहा गया कि अब यहां पे फिर से दिल्ली सरकार के फेवर की बात की गई और ये कहा गया दिल्ली सरकार चूंकि चुनी हुई सरकार है, उनके हर काम में सुपरविजन का राइट यानी उसको रिव्यू करने का राइट उपराज्यपाल को नहीं होगा, जो वहां के उपराज्यपाल है। दूसरा, दिल्ली की सरकार वही चुनी हुई सरकार, तो हर मामले में उपराज्यपाल दखल भी नहीं देंगे। और एक और बात कहा गया कि भले पोस्टिंग आईएएस अधिकारी के रैंक तक पुलिस सर्विसेज को छोड़ दिया जाए। क्या क्या छोड़ना है? पुलिस सर्विसेज को छोड़ना है, और जो लैंड से रिलेटेड मैटर है, जो पब्लिक ऑर्डर से, लोक व्यवस्था से रिलेटेड मैटर है, एक्चुअली 3 ही मैटर है ना, एक लैंड से रिलेटेड मैटर है, एक पब्लिक अफेयर से रिलेटेड मैटर है, पब्लिक व्यवस्था से रिलेटेड, और एक पुलिस से रिलेटेड, जहां केंद्र सरकार का अल्टीमेट पावर है। अदरवाइज सब तो राज्य को दिया गया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को दिया गया है। तो यहां कहा गया कि इन तीनों को छोड़कर बाकी के पोस्टिंग के अधिकार आप भले केंद्र सरकार ही अपॉइंट, केंद्र सरकार ही करे, नियुक्ति उन्हीं का हो, लेकिन पोस्टिंग का राइट दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। ये यहां पे कहा गया, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे कह दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां मामला फंसा, आर्टिकल 1, 2, 3 का जिक्र कर दिया। आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, और यह ऑर्डिनेंस जारी करना किसी भी सरकार का, वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, उनका एग्जीक्यूटिव
जो है ना, मैंने एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को, मैंने एग्जीक्यूटिव जो वहां की है, बहुत रेयर केस में एकदम अलग केस है जिसको तुरंत टैकल करना है, भी हम लोग उसको भी देखेंगे, तो वहां वो ऑर्डिनेंस जारी करे तो समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, लेकिन हर मामले में, खासकर इस मामले में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता, ये राइट उनके पास नहीं है। ऐसा किया गया उनके साथ, ठीक है, ऐसा बोला गया, और सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट बहुत मायने रखता है। लेकिन दिल्ली को लेकर ही अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दिल्ली को प्रेजेंट करते हैं, सब अपनी बात कहते हैं। लाइक अगर सेंट्रल की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो इनका यह कहना है कि दिल्ली इस देश की राजधानी है, दिल्ली पे सभी का हक है, और जो अरविंद केजरीवाल कुछ समय से शासन कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे, इसीलिए सरकार को उसके ऊपर इंटरफेयर करना होगा। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के कई सारे संस्थान, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे, सब तो एम्बेसी वही है ना, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, ये सब दिल्ली में, ठीक है, ये सब दिल्ली में, जितने डिप्लोमेट होते हैं वो सब दिल्ली आते हैं। तो यहां पे हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, किसी तरह की अगर गड़बड़ी होती है तो पूरे वर्ल्ड में भारत की जो छवि है वो बिगड़ेगी। तो इसके लिए यहां पे क्लियर कहा गया कि ये इतना आसान नहीं है कि हम पूरी अथॉरिटी यहां से छोड़ दें। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कुछ भी होता है तो सिर्फ दिल्ली के लोगों पर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पूरे इंडिया पर उसका असर पड़ेगा। इसीलिए हमें दिल्ली के मामले में, मतलब दिल्ली एक विशेष राज्य का दर्जा है, इसको और यूटी के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहिए। दिल्ली सरकार का कहना क्या है? दिल्ली सरकार का कहना है, चूंकि हमें लोगों ने चुना है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं रहेगी, और खासकर पुलिस की अथॉरिटी नहीं रहेगी, फिर हम किस तरह से शासन करेंगे। बार बार जो आप पार्टी की सरकार का बार बार जो एलिगेशन है, वो कहते हैं पुलिस हमारी बात ही नहीं सुनती, पुलिस हमारी बात ही नहीं सुनती। जब पुलिस हमारी बात ही नहीं सुनेगी तो हम कैसे उससे काम करवाएंगे, ऐसा एलिगेशन कर लगता है। तो हम चूंकि इलेक्टेड है, लोगों ने हमें चुना है, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, ऐसा उनका कहना है। और जो लोग हैं इसमें, आम जो लोग आम जो लोग हैं, उनका मानना भी अलग अलग तरीके से, मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि दिल्ली को और राइट्स मिलने चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो राइट हैं वो थोड़े से कम होने चाहिए, और दिल्ली में चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार है, और दिल्ली भी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि सभी टोटल हर यूनियन टेरिटरी के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं है ना, कुछ ही है जिसमें दिल्ली भी है। वो अलग बात है कि दिल्ली का एक अलग इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि वो देश की राजधानी भी है, लेकिन वहां भी इलेक्टेड सरकार है, और जो आम लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो फिर वहां पे उनके पास थोड़े पावर्स होने चाहिए। गवर्नर, जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो इतने पावरफुल ना हो जाए कि दिल्ली सरकार को हर एक चीज पूछ पूछ के करना पड़े। तो इसको लेकर यहां पे बात उठी। अब एक दो टर्म जो निकल के आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ, सबसे पहले याद रखिए, किसी में भी, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को राइट है संविधान से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मुद्दे सुनने का। होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आता है, उसके पहले एक होता है सिंगल बेंच। सिंगल बेंच का मतलब एक ही जज आपके मुकदमे की सुनवाई करते हैं, एक ही जज होता है। डबल बेंच, जहां पे दो जज बैठते हैं, और जो उनका मतलब दोनों का एक तरफ पे डिसीजन होगा तभी वो डिसीजन होगा, अदरवाइज, क्योंकि वहां पे जो फैसला होता है ना, वो बहुमत का होता है। अगर वो बट गया, जैसे भूषण और शिकरी साहब के मामले में हुआ, बट गया मामला फैसला, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला गया या 3 लोगों के बेंच में जाएगा फिर, तो उसको कहते हैं डबल बेंच, उसको हिंदी में खंडपीठ कहा जाता है। और उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है कि उसके अंदर कम से कम 5 लोग होंगे, बिना 5 के वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनेगा। मिनिमम जजों की संख्या 5 होगी, मैक्सिमम जितना है उतना हो सकता है। सबसे बड़ा अभी तक का बेंच केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती है, केरल राज्यपाल वाला, 1973। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है उसके अंदर संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मुद्दे ही डिस्कस किए जाते हैं, और किसी मुद्दे पे डिस्कशन नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हाई कोर्ट में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है।
इसके अलावा यहां पे आप ऑर्डिनेंस वर्ड को देख रहे हो ना, बार बार ऑर्डिनेंस आ रहा है ना, अध्यादेश आ रहा है। देखिए आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत कौन कर सकते हैं अध्यादेश जारी? राष्ट्रपति। आर्टिकल 213 के तहत कौन अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राज्यपाल। सवाल ये उठता है कि ऑर्डिनेंस जारी करने का जो ये राइट है, क्या ये राइट एक सामान्य राइट है? क्या ये राइट एक नॉर्मल राइट है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ऑर्डिनेंस जारी करने का जो राइट है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में होना चाहिए, रेयरेस्ट मामले में होनी चाहिए। बहुत मुश्किल किस मामले में? जैसे मान लो आपको पता है कानून बनाने का राइट तो लेजिस्लेटिव को है, विधायिका को है। स्टेट में कई जगह पे एक ही विधायिका है, यानी विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। जहां दोनों है वहां दो है, जहां एक है वहां एक है, वही काम है। इस सेंटर की बात करें तो पार्लियामेंट में 2 पार्ट है, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों हाउस जब तक दोनों हाउस काम नहीं करे, मतलब एक साथ नियम पास नहीं करेंगे और राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास अपने अथॉरिटी में नहीं जाएगा, तब तक वो नियम नहीं बनेगा। अब हो सकता है कि कोई एक हाउस या दोनों ही हाउस, हो सकता है कोई एक हाउस या दोनों ही हाउस छुट्टी पे हो, काम नहीं कर रहा हो, लोकसभा डिसॉल्व हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। मान लो एक हाउस भी अगर काम नहीं कर रहा तो वहां से नियम पारित नहीं होगा। और कंडीशन कुछ ऐसा क्रिटिकल आ चुका है जिसको तुरंत टैकल करना जरूरी, एकदम तुरंत उसको टैकल करना है, और तुरंत टैकल नहीं हुआ तो मुश्किल हो सकती है। अब समझिए, तुरंत टैकल नहीं हुआ तो मुश्किल हो सकती है, हाउस है नहीं, तो वैसी स्थिति में हमारे सुप्रीम को, जो नेशन के सुप्रीम है, भारत के सुप्रीम है राष्ट्रपति, उनको, जो राज्य के सुप्रीम है राज्यपाल, उनको अलग अलग आर्टिकल से ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है। ऑर्डिनेंस जारी करने यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति बस इसीलिए दी गई है कि कोई ऐसा आपातकाल जिसके बारे में पहले से प्रोविजन नहीं है, हाउस भी रन नहीं कर रहा, उसको तुरंत संभालना है, तो वहां पे नियम जारी करने की शक्ति है। और ये जो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राइट है, वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून का ही राइट इनके पास, मतलब उतना ही ताकत होता है इनके ऑर्डिनेंस का, इतना ही ताकत होता है इनके ऑर्डिनेंस का। लेकिन और ये ऑर्डिनेंस 6 महीने तक रन करता है, पहले भी हटाया जा सकता है, और अगर उसके बाद चलाना है तो फिर जब हाउस बैठेगी उसके 6 सप्ताह के अंदर उस पर एक लॉ आएगा और वो पास हो जाएगा तो वो टिकेगा, अदरवाइज उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस वैसे 6 महीने तक वैलिड होता है। 6 महीने के बाद जब हाउस बैठेगी तो जो दूसरी हाउस बैठ रही है वहां से 6 सप्ताह के अंदर उसको डाला जाता है पास होने के लिए। अगर रिजेक्ट पहले कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो कानून के रूप में वो पास होगा और राष्ट्रपति साइन करेंगे, वो लॉ बन जाएगा, अदरवाइज वो फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी लगातार आप देखोगे कि अगर उसी ऑर्डिनेंस को 6 महीने के बाद दोबारा जारी कर दिया जाए तो फिर 6 महीने तक वैलिड रहेगा, फिर 6 महीने बाद जारी कर दिया जाए, फिर 6 महीने वैलिड रहेगा, फिर 6 महीने बाद जारी कर दिया जाए, ऐसे करके तो हम उसको जीवन भर चला सकते हैं। बिहार में ऐसा किया गया। बिहार में 1967 से 1981 के बीच में 256 अध्यादेश लाए गए और इसको बार बार पास करके 14 साल तक चलाया गया, 14 साल तक चलाया गया। ठीक है, और इसी तरह के मामले को लेकर पहले की बात है, इस सुप्रीम कोर्ट ने कपूर केस में कहा था कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। अब मामला जुडिशियल रिव्यू किसका होगा? जुडिशियल रिव्यू उन्होंने क्लियर बोला, जो अधिकार मिला है गवर्नर या प्रेसिडेंट को उस राइट का नहीं होगा, उस इंटेंशन का होगा, उस इरादे का होगा जिस इरादे से बार बार ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। क्योंकि ऑर्डिनेंस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में लाया जाता है। यदि सरकार को वो नियम कंटिन्यू रखना है तो उसका तरीका ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता। उसका तरीका है कि लेजिस्लेटिव जो लोगों के द्वारा चुनी गई है वो उसके रिलेटेड कानून पास करे और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू रखिए। लेकिन कई बार क्या होता है, सरकार बहुमत में नहीं होती, सेकेंड हाउस में सरकार का मान लो बहुमत नहीं है या 2/3 मेजोरिटी सरकार की नहीं है, तो सरकार तो मजबूर है वहां पे और उसको अपनी बात भी रखनी है, तो ऑर्डिनेंस का सहारा ले लेती है और 6-6 महीने पे रिन्यूअल करके उसको वो कंटिन्यू कर देती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव को दिया गया है, ऑर्डिनेंस के तहत एग्जीक्यूटिव बार बार कानून नहीं बना सकती है। तो इसको लेकर कई सारे विवाद पड़े हैं और यहीं पे एक विवाद आता है गवर्नर का। देखिए, गवर्नर जो है वो स्टेट का हेड होते हैं, जैसे भारत के हेड राष्ट्रपति हैं।
तो गवर्नर किसी भी स्टेट या यूटी का हेड होता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ वो भी नॉमिनल हेड होते हैं। दरअसल है क्या, राष्ट्र को लेकर, इस राज्य को लेकर स्टेट के जो टॉप पोस्ट ऑथोरिटी कौन है, राज्यपाल है। लेकिन संविधान ने उनके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, क्योंकि स्टेट का टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कोई क्राइटेरिया उनके अपॉइंटमेंट का नहीं है, कोई क्राइटेरिया उनके हटाने का नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे अपॉइंट करे, जब चाहे हटा ले। राष्ट्रपति की कोई भी काम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श से करते हैं, यानी सरकार के परामर्श से करते हैं। वो केंद्र सरकार है, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को जिनको बोला जाएगा उनको राज्यपाल बनाएंगे, जिनको बोला जाएगा हटा देंगे। इसके कारण राज्यपाल के ऊपर एक टैग लग गया है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, किसी और के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन कई सारे मामलों में अलग अलग जगह पे आप देखेंगे कि गवर्नर फंस जाते हैं और गवर्नर के ऊपर जो ये एलिगेशन है कई बार सही दिखने लगता है, कई बार सही दिखने लगता है। दिल्ली के मामले में, बिहार के मामले में, केरल, कर्नाटक, इन सब मामले में कई बार हम लोगों ने देखा है, गोवा के मामले में, तो वहां पे कई बार डिसीजन ऐसा होता है जो दिखता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से इंस्पायर्ड है, तो इसको लेकर उनके ऊपर एलिगेशन लग जाता है, जबकि वो है प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। लेकिन उनके सीट की कोई, मतलब उनके पद का कोई भी गारंटी सुप्रीम संसद, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। तो ये सारे एलिगेशन उनके ऊपर लगते हैं। तो ये टॉपिक था अभी को लेकर, और होपफुली कि आपका ये मुद्दा जो भी टॉपिक है वो सुलझ गया हो।